नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में 2 दिवसीय प्रथम ठोडा स्पोर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप का किया शुभारंभ। पारंपरिक खेलों पर अनुसंधान करने की आवश्यकता पर दिया बल। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा, सरकारी राशन डिपो में अब आंखें स्कैन करने के बाद उपभोक्ताओं को मिलेगा राशन। योजना को जल्द किया जाएगा लागू। आईजीएमसी लंगर विवाद को अब वायरल ऑडियो ने दिया तूल। हिमाचल इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन इंटेक का 12 सितंबर को शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में होगा चुनाव। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित 2 दिवसीय प्रथम ठोडा स्पोर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप के उद्घाटन अवसर पर कहा कि देश और प्रदेश के विभिन्न खेल एसोसिएशन को पारंपरिक खेलों पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है ताकि पारंपरिक खेलों को विश्व स्तरीय पहचान हासिल हो सके। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एसोसिएशन को 51,000 रुपए देने की भी घोषणा की। शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित 2 दिवसीय प्रथम ठोडो स्पोर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप के उद्घाटन अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पारंपरिक खेलों पर अनुसंधान करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि कबड्डी को भी पारंपरिक खेलों में जाना जाता था। आज मान्यता प्राप्त होने से देश और प्रदेश के युवा कबड्डी के खेल में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेलों के विषय पर केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री अनुराग ठाकुर से बात कर इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ठोडो हिमाचल का पारंपरिक खेल रहा है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि आज देश और प्रदेश के युवा खेलों के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, जिसका उदाहरण इस वर्ष का ओलंपिक खेल रहा है। शहरी विकास मंत्री ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एसोसिएशन को 51,000 रुपए देने की घोषणा भी की। सारी चीज़ें जो है वो लुप्त होती जा रही हैं। मैं बधाई दूंगा ललित ठाकुर जी, ठेडो एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हैं, और इनके सभी साथियों को जिन्होंने इस गेम को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए जो है प्रयास किया है। और आज सारे देश भर में मार्शल आर्ट्स गेम के साथ इसको मिलाकर के जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के रूप में पूरे देश में प्रचलित किया गया है। और इसी कड़ी में आज यहाँ पर लगभग 100-150 बच्चे जो हैं पूरे देश भर से, केरला पुडुचेरी से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक के जो हैं वो आए हैं, जो ठोडा में भी और अपने मार्शल आर्ट्स की जो है वो एक्टिविटी हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें पैरालंपिक वाले जो हैं, जो हमारे ऐसे युवा हैं, उनके लिए भी जो है इसमें गेम रखी गई है। ये बहुत एक जो है वो अच्छा प्रयास है। और मुझे लगता है कि ओलंपिक एसोसिएशन इस प्रकार की जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं हिंदुस्तान की, उन पर जो है वो रिसर्च करे। हिंदुस्तान की जो हमारी ऑल इंडिया जो है नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, या हमारी हिमाचल प्रदेश के भी जो है ओलंपिक एसोसिएशन है, और डिफरेंट स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, उनको जो है वो इन चीज़ों पर रिसर्च करके जो है वो बढ़ाना चाहिए। अब कबड्डी भी हिंदुस्तान की जो है वो ट्रेडिशनल गेम थी, उसे जो है वो आज रिकॉग्निशन मिली है। इवन जो है ओलंपिक तक भी जो है वो कबड्डी खेली जाती है, और उसके कारण बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से इस तरह की जो गेम्स हैं, इसमें आर्चरी भी साथ आएगी, साथ में जो है फेंसिंग भी होगी, बाकी चीज़ें जो है सारी इसमें कंबाइन किए जा सकती हैं। उनकी रिसर्च करें, और सरकार के स्तर पर भी जो है वो इस बात को जो है वो लेकर के हम आग्रह करेंगे अपने यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। आज सौभाग्य से हिंदुस्तान में भी जो यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के मंत्री हैं वो हिमाचल प्रदेश के एक नौजवान हैं।
प्रथम ठोडो स्पोर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप में देश के 11 राज्यों जिसमें हिमाचल प्रदेश, केरल, आसाम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब एवं पुडुचेरी के 150 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरह संपूर्ण भारत में हर राज्य की पारंपरिक खेलों को आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान मिली है, हम चाहते हैं कि भी इस ठोडा खेल को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी होती है तो ही स्कूल खोले जाएंगे। सरकार इस मामले पर जल्दबाजी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को खोलने को लेकर भेजे प्रस्ताव की उनके पास अभी कोई जानकारी नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 14 सितंबर तक स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए बंद रखा गया है। आजकल 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाएं जारी हैं। जल्द इस बाबत फैसला लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कई जमीनी प्रयास किए गए हैं और हितधारकों तक पहुंचने के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं। अभी आपने मुझे बताया कि प्रस्ताव भेजा, अभी तक प्रस्ताव मेरे पास नहीं पहुंचा है, लेकिन यदि मामले कम होते हैं तो निश्चित रूप से हम स्कूलों को खोलने पर विचार करेंगे, क्योंकि इस 1.5 वर्ष में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है। लेकिन तब भी श्रीमान जयराम ठाकुर जी की सरकार ने ये प्रयास किया कि नुकसान अधिक नहीं होना चाहिए और उसके लिए हमने हर घर पाठशाला के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को बहुत अच्छे से चलाया और जिसमें देश में हिमाचल प्रदेश ने बेहतर काम करके दिखाया है। लेकिन अब तब भी हम एक बात मानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा भी दी है, लेकिन तब भी जितनी अच्छी शिक्षा फिजिकल रूप से होती है, आई कांटेक्ट से होती है, क्लासरूम में बैठने से होती है, तो शायद ऑनलाइन शिक्षा उसका मुकाबला तो नहीं कर पाती है। तो इसलिए अब हम प्रयास करेंगे कि अगर मामले हमारे कोरोना के कम होते हैं तो फिर स्कूलों को प्रारंभ किया जा सकता है। एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए इसमें अनेक प्रकार की समय सीमा निर्धारित है और जो कि भारत सरकार के द्वारा भी और हिमाचल सरकार भी उन बातों को लेकर के बढ़ रही है। लेकिन अभी तो हमने केवल मात्र इतना विचार किया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ वर्कशॉप को करना, और वे सभी हमारी जो कार्यशालाएं चल रही हैं और जिसमें पहली हमने जिला कांगड़ा में धर्मशाला में की है, दूसरी कुल्लू जिला की है, तीसरा भी मंडी जिला की है और अभी 13 तारीख को सोलन जिला की है। और हम पूरे प्रदेश के अंदर 12 के 12 जिलों में ये कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं और इन कार्यशालाओं के जो सुझाव हैं, जो रिकमेंडेशन आएंगी, उस पर पूरे प्रदेश स्तर का एक एक्शन प्लान बनेगा, फिर हम आगे को बढ़ेंगे। तो अभी तो हम इसको एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए एक अभियान के तौर पर इसको चलाना चाहते हैं और इसके बाद हम ब्लॉक लेवल तक भी जाकर के ऐसी वर्कशॉप का आयोजन करेंगे जिसमें कि टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, पंचायती राज संस्थाओं के लोग हैं, SMC के मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले NGOs हैं, ऐसे लगभग समाज के हर वर्ग को इसमें शामिल किया गया है और ताकि सभी के सुझावों और रिकमेंडेशन के आधार पर हम आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी अभी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस की तैयारियों में जुट गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आह्वान पर प्रदेश में 17 सितंबर से सेवा ही समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो 7 अक्टूबर तक चलेगा और इस कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप द्वारा किया जाएगा। यह बात बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कही। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी और चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से प्रधानमंत्री के पूरे राजनीतिक सफर को प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं इसके अलावा रक्तदान शिविर और लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए भी जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से सेवा ही समर्पण कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। 17 सितंबर 2021 है, अभी प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी होगा और इसमें हम सेवा ही समर्पण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम जो है 7 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें विभिन्न विकल्पों द्वारा हम सेवा कार्यों को अंजाम देंगे। इस कार्य में सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे कि 2001 में 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो चीफ मिनिस्टर बने थे गुजरात के, और
इस बारी 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो एक ये भी हमारे सौभाग्य की बात है कि ये इतना बड़ा हमारे लिए कार्यक्रम आने वाला है। 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद वो एक मोस्ट फेवरेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड भी बने थे। आप देखेंगे इस कार्यक्रम के अंदर अनेकों विकल्प हमारे सामने आए हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं कि सेवा ही समर्पण कार्यक्रम को हर प्रदेश के अध्यक्ष जो है वो लॉन्च करेंगे। सुरेश कश्यप जी यहाँ पर अध्यक्ष है और युवा मोर्चा के माध्यम से कई जो है कार्यक्रम हम इसमें करने वाले हैं। सबसे उत्तम कार्यक्रम जो इसमें है, एक प्रदर्शनी लगेगी। प्रदर्शनी जो है वो प्रदेश स्तर की एक प्रदर्शनी लगेगी, जिला स्तर पे अलग प्रदर्शनी लगेगी। तो हमारे 17 संगठनात्मक जिले हैं, उस पर अलग अलग प्रदर्शनियां लगेगी। उसमें जो है वो चित्र लगाए जाएंगे और चलचित्र भी दिखाए जाएंगे। जिस प्रकार से मोदी जी एक गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे और उसके बाद जो है अपने भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उनकी पूरी एक जर्नी को जो है वो चित्रों के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसका शुभारंभ जो है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी जो है वो 17 तारीख को करने जा रहे हैं। अनेकों विकल्प सेवा कार्य जैसे कि हमारे ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर और वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर जो है जन जागरूकता अभियान बूथ स्तर तक हमारे हिमाचल प्रदेश में 100% हो चुकी है, पर दूसरी डोज के लक्ष्य के लिए हम और तेजी से बढ़ रहे हैं और उसको लेकर जो है एक जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। आप देखिए कि इसके अंतर्गत जो है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का कार्यक्रम आने वाला है और उसको पूरे प्रदेश भर में एक स्वच्छता पर्व के रूप में हम मनाएंगे, जिसके अंदर जो है हम जगह जगह जो है बड़े बड़े मूर्तियां जो है अपने लीडर्स की है उनको भी साफ करेंगे और साथ में जो आपकी सार्वजनिक स्थल है उनको भी साफ करेंगे। एक प्लास्टिक ये की ड्राइव जो है वो पूरे भारत में जो है चलाई जाएगी, जिसमें प्लास्टिक को पूरा प्रतिबंध लगाया जाएगा और सफाई की जाएगी। इसी प्रकार अन्य प्रदेशों में जो है नदी नालों की सफाइयों के लिए भी एक अलग प्रकार बनाया गया है। इसमें 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रह चुके हैं, उनका भी जन्म दिवस आ रहा है। उसमें भी एक कार्यक्रम जो है वो भव्य रूप में हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार जो है कई विकल्प आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें जन सेवा के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। गत दिनों आसमानी बिजली से क्षतिग्रस्त हुए स्वाहन पंचायत के ज्वाला देवी मंदिर का प्रदेश आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने दौरा किया। जायजा लेने के पश्चात रणधीर शर्मा ने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अपनी ओर से 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि आस्था के केंद्र इस ज्वाला मंदिर को पहले की तुलना में और अधिक विशाल और भव्य मंदिर के रूप में विकसित किया जाएगा। गत दिनों आसमानी बिजली से क्षतिग्रस्त हुए स्वाहन पंचायत के ज्वाला देवी मंदिर का प्रदेश आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने जायजा लिया और मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अपनी ओर से 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य मान सिंह धीमान ने भी आसमानी बिजली से खंडित हुई मूर्ति के स्थान पर मंदिर के लिए नई मुख्य मूर्ति को अपनी ओर से देने की घोषणा की। रणधीर शर्मा ने कहा कि बहुत जल्द विधि विधान संग प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस मंदिर का नए सिरे से कायाकल्प किया जाएगा। रणधीर शर्मा ने आसमानी बिजली से टूट चुकी मंदिर की रिटेनिंग वॉल व हॉल निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। इस अवसर पर उनके साथ एसडीएम स्वारघाट सुभाष गौतम भी मौजूद रहे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पिछले कल आसमानी बिजली पड़ने से हमारे यहाँ माता के मंदिर को नुकसान पहुंचा है, क्षतिग्रस्त हुआ है। निश्चित रूप से श्रद्धालुओं के लिए इससे दुखदाई विषय कोई हो नहीं सकता। उनकी भावना को इससे ठेस पहुंची है और मैं विश्वास दिलाता हूं उन सभी श्रद्धालुओं को कि हम सब मिलकर इस मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे और इससे भी भव्य मंदिर बनाएंगे और इससे भी भव्य माता की मूर्ति लाकर यहाँ पर उसको स्थापित करेंगे प्राण प्रतिष्ठा करके, और सारा समाज मिलकर इस मंदिर का निर्माण करेगा। और हमारे जिला परिषद के सदस्य मान सिंह जी ने उन मूर्तियों को अपनी ओर से देने की घोषणा की है। मैं इनका धन्यवाद करता हूं और हम भी सभी मिलकर इस मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग देंगे। मैं सभी श्रद्धालुओं से भी आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि मंदिर निर्माण में सरकारी पैसा नहीं लगता। हम सब मिलकर इस मंदिर पुनर्निर्माण के कार्य में सहयोग दें, ये मेरी सबसे अपील है। और मैं अपनी ओर से इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 51,000 रुपये
अपनी व्यक्तिगत अपनी ओर से देने की भी घोषणा करता हूँ। इस मंदिर परिसर में जैसे नीचे जो नींव से हमारा एक रिटेनिंग वाल है, डंगा है, उसको भी दरारें आई हैं। तो और यहाँ मंदिर परिसर में आगे एक हॉल भी बनना है। तो इन सब को बनाने के लिए हमने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और जैसे ही मंदिर कमेटी उस डंगे का और इस हॉल का जो एस्टीमेट बनाकर देगी, उसके बाद ये पैसा भी सैंक्शन कर दिया जाएगा। और ये जो मेला होता है, उस मेले के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण हो, ये सबकी इच्छा है। इसलिए हम सब मिलकर इसको पूरा करेंगे। देश भर की टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा टॉप 100 यूनिवर्सिटी में हिमाचल से केवल एक ही यूनिवर्सिटी को जगह मिली है। बीती रैंकिंग में एचपीयू इस लिस्ट में 169वें स्थान पर थी, लेकिन इस बार इसे 200 से ऊपर का रैंक मिला है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार ने बताया कि पिछली बार 800 यूनिवर्सिटी और संस्थानों के बीच रैंकिंग हुई थी, जबकि इस बार 1657 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग हुई है। इस हिसाब से हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग ज्यादा नहीं गिरी है। बावजूद इसके यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को सुधारने के प्रयास किए जाएंगे। पिछले जो रैंकिंग हुई थी लगभग 800 यूनिवर्सिटीज़ और जो इंस्टीट्यूट थे उनके बीच में हुई थी। इस बार जो इंस्टीट्यूट हैं वो 1657 इंस्टीट्यूट में हुई है, लगभग डबल हो गए हैं। पिछला जो हमारा रैंक था वो 168 था और आज जो वो 200 से थोड़ा ऊपर गया है, तो लगभग वो बराबर की सिचुएशन है। क्योंकि पिछले बार जो हमारे जो रैंकिंग के इंस्टीट्यूट थे वो लगभग 800 थे, इस बार 1657, डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन हम प्रयासरत हैं और मैंने जो निदेशक अपने डायरेक्टर IQAC हैं उनको मैंने कहा है कि इनके कारण पता करिए किस वजह से हम कहाँ लैकिंग रही है, उनका पता कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो है इसका सुधार करेंगे। और ये जो रैंकिंग है ये पिछले 3 सालों की हमारी होती है, 17, 18 और 19 का जो है वो आपका जो करंट ईयर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आगे के 1-2 साल में ये रैंकिंग डेफिनेटली विश्वविद्यालय की सुधरेगी। त्रिपुरा में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं पर हमले व आगजनी की घटनाओं के विरोध में माकपा लोकल कमेटी के बाद अब DYFI की जिला कमेटी ने शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर मौन प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भारत की जनवादी नौजवान सभा के सदस्यों ने आरोप लगाया कि त्रिपुरा के अंदर जनवाद पर हमले किए जा रहे हैं। DYFI ने आरोप लगाया कि त्रिपुरा में भाजपा द्वारा संयोजित तरीके से छात्र संगठनों और नौजवानों पर हमले करवाए जा रहे हैं। मौन प्रदर्शन के जरिए DYFI ने केंद्र सरकार से त्रिपुरा में भड़की हिंसा को रोकने के लिए जल्द ठोस और आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। ये मौन प्रदर्शन आप देख रहे हैं कि त्रिपुरा के अंदर जिस तरह से जनवाद पे हमले किए जा रहे हैं और वहाँ पे जो है जो अन्य जो महासंगठन है, चाहे वो छात्र संगठन है, चाहे वो नौजवान के संगठन है, चाहे महिलाओं का संगठन है, उन संगठनों के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो वहाँ पे जो लगातार जो है वहाँ की सरकार के द्वारा सुनियोजित तरीके से भाजपा और RSS के गुंडों के द्वारा जो है वहाँ पे हमले करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते वहाँ पे जो है नौजवान सभा के जो कार्यालय है उनको जो है जलाया गया है, वहाँ पे जो आगजनी की गई है। उसके साथ साथ कई कार्यकर्ताओं को जो है वहाँ पे उनके साथ जो है अत्याचार करके जो उनकी वहाँ पे जान लेने की जो कोशिश की गई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि वहाँ पे जो अलग अलग दूसरे जो मास फ्रंट है, जो दूसरे जनवादी संगठन है, उन संगठनों के भी कार्यालयों को भी जलाया गया है। और उसके साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं को भी जो है वहाँ RSS के गुंडों के द्वारा और BJP के गुंडों के द्वारा जो वहाँ पे जो है हमले उन पर किए गए हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे हम ये मांग कर रहे हैं केंद्र की सरकार से कि इस तरह का जो हमला जनवाद के ऊपर जो त्रिपुरा के अंदर जो हो रहा है, वहाँ पे जो पूर्व के अंदर रहे मुख्यमंत्री मानिक सरकार, उनके ऊपर भी जो हमला वहाँ पे किया गया है और ये एक तरह का ये जनवाद के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। हिमाचल प्रदेश इंटक का चुनाव रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें इन चुनावों में विभिन्न यूनियन के 272 प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये जानकारी इंटक के राज्य अध्यक्ष हरदीप बाबा ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इन चुनावों में इंटक अध्यक्ष तक पूरी कार्यकारिणी चुनी जाएगी, जिसमें चुनाव में पंजीकृत यूनियन के प्रतिनिधि ही भाग ले सकेंगे।
इंटक के राज्य अध्यक्ष हरदीप बाबा ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश इंटक का चुनाव रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न यूनियन के 272 प्रतिनिधि भाग लेंगे और इन चुनावों में इंटक अध्यक्ष तक पूरी कार्यकारिणी चुनी जाएगी, जिसमें पंजीकृत यूनियन के प्रतिनिधि ही भाग ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि 12 घंटे ड्यूटी देने वाले 102 और 108 के कर्मचारियों की लड़ाई इंटक ने लड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप उनको 18,000 वेतन देने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इंटक भविष्य में भी प्रदेश के मजदूरों, आउटसोर्स कर्मचारियों, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी के हितों की लड़ाई इसी तरह लड़ती रहेगी। वहीं बबलू पंडित को लेकर पूछे गए सवाल पर बाबा हरदीप सिंह ने कहा कि वह यूनियन का सदस्य तक नहीं है, ऐसे में वह इंटक का अध्यक्ष कैसे बन सकता है। हिमाचल प्रदेश इंटक के अध्यक्ष होने के नाते आज ये जो प्रेस वार्ता रखी गई, इसमें मेरे साथ श्री BS चौहान जी, श्री भारत भूषण जी, श्री पूरन जी, राहुल मेहरा जी, गौरव जी, श्री चुन्नीलाल जी जो जिला परिषद मेंबर हैं, मैं आप सभी लोगों का जहां स्वागत करता हूं। हिमाचल प्रदेश इंटक के जनरल काउंसिल की मीटिंग जो है वो कल 12 तारीख को जो है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में रखी गई है। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश इंटक के प्रदेश भर से डेलीगेट्स, विभिन्न यूनियंस के लोग जो रजिस्टर्ड और एफिलेटेड यूनियंस हैं, इनके पदाधिकारी जो है वो शिरकत करेंगे और इस बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर राष्ट्रीय कार्यालय इंटक के संजय गाबा जी जो है पर्यवेक्षक के तौर पर जो है इसमें शिरकत करेंगे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री कुलदीप राठौर जी, नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और ग्रामीण शिमला के विधायक श्री विक्रमादित्य जी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो है वो इस बैठक में शिरकत करेंगे और हमारे आए हुए डेलीगेट्स को अपना पार्टी की तरफ से जो है मार्गदर्शन करेंगे। इस मीटिंग में जो हमारा एजेंडा है वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के विभिन्न यूनियंस जो हमारे डेलीगेट्स के तौर पर लोग आ रहे हैं, हमारे एजेंडे पर जो है चर्चा की जाएगी और मेरे द्वारा जो है पिछले कार्यकाल में जो है हमारी जो उपलब्धियां रही हैं, जो हमारी अचीवमेंट रही है, उसकी रिपोर्ट जो है वो रखी जाएगी कार्यकारिणी के समक्ष और उसके बाद एजेंडे पर चर्चा की जाएगी और विभिन्न हमारे जो नेता इंटक के हैं अलग अलग ज़िलों के, ये जो है अब इस एजेंडे पर चर्चा करने के उपरांत हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनकी एड्रेस के बाद चुनाव प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, जिसको संजय गाबा जी जो है वो शुरू करवाएंगे। हमारा ये जो एजेंडा है, चाहे वो आशा वर्कर्स की बात हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात हो, मनरेगा वर्कर्स की बात हो, चाहे वो HRTC में कार्यरत हमारे कर्मचारियों की खास तौर पे पीस मिल की जो पॉलिसी कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में बनी, आज वो कर्मचारी जो है लगातार काफ़ी दिनों से जो है वह हड़ताल पर बैठे हैं, उनके बारे चर्चा की बात हो, या विभिन्न प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे जो मुद्दे हैं, यूनियंस के इश्यूज़ हैं, उसके बारे में जो है हमारा एजेंडा तय किया गया, उस पर चर्चा की जाएगी और अपना एक संयुक्त मांग पत्र जो है इंटक का, जिसमें सभी यूनियंस का कुछ ना कुछ जो मांग हमारी इस प्रदेश की सरकार से रहेगी, वो एक 20 सूत्री मांग पत्र जो है वो तैयार किया जाएगा। व्यापार मंडल शिमला द्वारा सर्वसम्मति से करवाए गए व्यापार मंडल के चुनावों के खिलाफ शहर के कारोबारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कारोबारी सर्वसम्मति से नहीं बल्कि चुनाव के जरिए व्यापार मंडल का गठन करने की मांग कर रहे हैं। कारोबारियों की राय जानने के लिए रविवार को जैन हॉल में बैठक बुलाई गई है, जहां चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं शहर के कारोबारी भी चुनाव न करवाने से नाखुश हैं और मतदान करवाकर कार्यकारिणी का गठन करने की मांग कर रहे हैं। व्यापार मंडल शिमला द्वारा सर्वसम्मति से करवाए गए व्यापार मंडल के चुनावों के खिलाफ शहर के कारोबारियों ने मोर्चा खोल दिया है और कारोबारी सर्वसम्मति से नहीं बल्कि चुनाव के जरिए व्यापार मंडल का गठन करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर व्यापार मंडल के पूर्व पदाधिकारी बाजारों में जाकर कारोबारियों को एकजुट कर रहे हैं और रविवार को जैन हॉल में चुनावों को लेकर बैठक बुलाई गई है, जिसमें चुनावों पर चर्चा की जाएगी।
शनिवार को व्यापार मंडल के पूर्व महासचिव संजीव ठाकुर सहित कई कारोबारी ने लोअर बाजार गंज बाजार में कारोबारियों को पैम्पलेट वितरित किए और रविवार को होने वाली बैठक में आने का आग्रह किया। संजीव ठाकुर ने कहा कि व्यापार मंडल के चुनाव 12 सितंबर को होने तय हुए थे, लेकिन चुनाव समिति ने बंद कमरे में सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन अपनी मर्जी से कर दिया। व्यापार मंडल के हमने जो हमारा जो पैनल है वो पूरे बाजार में जाएगा और जो व्यापारियों को है उसको जैन धर्मशाला में आमंत्रित करेगा। 2 बजे का हमने समय रखा है। वो इसलिए रखा है कि चुनावों में जो धांधली हुई है उसको उजागर करना है और कैसे आगे का कार्यक्रम करना है वो सारे व्यापारी मिल करके तय करेंगे कि आगे का क्या विचार रहेगा। वही उन्हीं का जो शब्द आएंगे उन्हीं शब्दों के हिसाब से हम आगे काम करेंगे जी। वहीं शहर के दुकानदार भी चुनाव न करवाने से नाखुश हैं। उनका कहना है कि पहले से ही व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी चुनाव के जरिए चुने जाते रहे हैं, लेकिन अब कुछ कारोबारियों ने कमरे में बैठकर अपनी मनमर्जी से प्रधान सहित अन्य कार्यकारिणी का गठन कर दिया है, जो कि सही नहीं है और शहर के कारोबारी चुनाव चाहते हैं। तो होने चाहिए, ये तो घर में बैठ के तो सरकारें नहीं बनती। पिछले जो व्यापारी थे, पिछली वाले थे जो व्यापार मंडल के, उन्होंने किसी का कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं कि छोटे बंदे को भी साथ लो और बड़े बंदों को भी साथ लो। इलेक्शन होना चाहिए। तो सर ऐसा है कि व्यापारियों के हित में ही काम होना चाहिए, तो व्यापार मंडल में चुनाव तो होने चाहिए। पिछले दिनों हमारे को पता लगा कि 12 तारीख को इलेक्शन है व्यापार मंडल के। फिर इन्हीं कारणों से क्या कारण हुए, इन लोगों ने अपने आप ही 20-30 लोगों ने मिलकर इलेक्शन करा लिया और उसमें प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी सब कुछ बना दिया है। सर मेरी तो इल्तिजा ये है कि व्यापार मंडल के इलेक्शन जैसे पिछली बारी हुए थे, मताधिकार का प्रयोग करके प्रधान बने थे, तो वो प्रक्रिया बहुत ही सुदृढ़ थी। मगर जो ये आज की डेट में प्रधान जो वगैरह बने हैं, उसमें लोगों को ओपिनियन यही है कि हमारे को एक वोट, जो हम लोग वोट डाल के अपना व्यापार मंडल का प्रधान बनाते हैं, किसी को भी बनाते हैं, वो भी अधिकार हम लोगों से छीन लिया गया। इलेक्शन जो है वोट से होने चाहिए, ना कि अप्रोच से। इलेक्शन होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए इलेक्शन, ताकि किसी को वो मन में ना रहे। वो ईमानदारी वाला होना चाहिए बंदा। जैसे पीछे लिपापोती हुई है वैसे नहीं होना चाहिए। बता दें, शिमला व्यापार मंडल के चुनाव 12 सितंबर को रखे गए थे। इसके लिए 21 कारोबारी नेताओं ने दावेदारी पेश की थी। एक कारोबारी का नामांकन रद्द होने के बाद 20 कारोबारी चुनाव मैदान में थे, लेकिन चुनाव से पहले ही आपसी सहमति बनाकर कारोबारियों ने नया व्यापार मंडल बना दिया, जिसमें हरजीत मंगा को अध्यक्ष चुना गया है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 21वें स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति सिकंदर कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सिकंदर कुमार ने बताया कि वर्ष 2000 में यहां यूआईटी स्थापित की गई और उस समय यहां सिर्फ एक आईटी डिपार्टमेंट ही था, लेकिन वर्तमान समय में यूआईटी में 6 डिपार्टमेंट है और संस्थान में जल्द ही पीएचडी और एमटेक की कक्षाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का 21वां स्थापना दिवस था। 2000 में शुरू हुए यूआईटी में, उसमें एक ही डिपार्टमेंट हमारा होता था आईटी, और आज इस यूआईटी में 6 डिपार्टमेंट हैं, जिसमें आईटी, सीएससी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड एंड ह्यूमन साइंसेज। और इसके साथ साथ एमटेक और पीएचडी भी बहुत जल्दी इस संस्थान में शुरू होने वाली है। और बच्चों और जो नई फैकल्टी है उसके लिए जो भी अभी समस्याएं इनकी हैं, कुछ मेरे को बताई हैं निदेशक महोदय ने, यूनिवर्सिटी प्रशासन जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई करेगा और जो मूलभूत समस्याएं इनकी हैं उनका निराकरण हम करेंगे। और आने वाले समय में ये यूआईटी आगे एक्सपेंड करे और डिपार्टमेंट इसमें खुलें, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। नेक्स्ट ईयर तक हम प्लान कर रहे हैं कि 1-2 डिपार्टमेंट और यूआईटी में खुलें। उसके लिए जो है वो तैयारी हम अपनी ओर से करेंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जो भी सहयोग निदेशक अपने पीएल शर्मा जी और सभी जो आचार्य और जो नॉन टीचिंग कर्मचारी उनको चाहिए होगा वो हम विश्वविद्यालय की ओर से मुहैया करवाएंगे। मैं एक बार पुनः फिर अपने पीएल शर्मा जी को इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए पूरे आचार्यगण को और कर्मचारियों को बधाई देता हूं, छात्रों को बधाई देता हूं और आगे ये संस्थान बढ़े उसके लिए जो हम सभी प्रयास करेंगे।
अग्निशमन विभाग ने शनिवार को शिमला में सीटीओ से शेरे पंजाब तक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। मॉक ड्रिल के दौरान लोअर बाजार में अग्निशमन का वाहन कई जगहों पर फंस गया। इसके चलते वाहन को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में करीब 12 मिनट का समय लग गया। स्टेशन फायर ऑफिसर टेकचंद ने बताया कि लोअर बाजार में मॉक ड्रिल के दौरान उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोअर बाजार में बिजली की तारों, दुकानदारों द्वारा बढ़ाए गए छज्जे और रेडी फड़ी लगाने से बाजार संकरे हो रहे हैं और लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। यही कारण है कि मॉक ड्रिल में सीटीओ से शेरे पंजाब तक का समय बढ़ता ही जा रहा है। पहले यह समय 8 मिनट तक पहुंच गया था, लेकिन अब फिर से 12 मिनट हो गया है। इससे साफ है कि नगर निगम तहबाजारी हटाने में नाकाम साबित हो रहा है। आज हमने 11/9/2021 को लोअर बाज़ार में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें कि सीटीओ से हम 12:12 पर चले और शेरे पंजाब तक 12:24 में पहुँचे। इसमें हमें बीच में परेशानियाँ आई, जिसमें कि हमें एक तो बिजली की तारें, केबल और दूसरी टेलीफोन की तारें जो कि बहुत नीचे हैं और ये कम से कम जो है 5 मीटर ऊपर होनी चाहिए। और साथ में कुछ दुकानें जो कि उन्होंने अपने जो छज्जे हैं वो आगे बढ़ा रखे हैं और कुछ सामान आगे लगा रखा होता है, जो कि हमें परेशानियों का कारण बने हुए हैं। और इसमें जो है जैसे कि दीपमाला शॉप के नज़दीक बिजली का पोल है और वो उसको भी थोड़ा वो भी नज़दीक है, उसको थोड़ा पीछे होना चाहिए था क्योंकि वहाँ भी हमारी गाड़ी लगती है। और दूसरा सात्विक स्वीट शॉप, दयाल संस और सब्जी मंडी, बंदरा एम्पोरियम के लाल जी ज्वेलर और बुटीक शॉप से शेरे पंजाब तक रोड कंजेस्टेड है और उसको वहाँ भी हमें हमारी गाड़ियों को निकालने में जो है दिक्कत आती है। इसमें हमारा कुल समय सीटीओ से लेके शेरे पंजाब तक 12 मिनट का लगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में चयनित परिवारों को खाद्य तेल में मिलने वाली अनुदान को 10 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति लीटर किया गया है, जबकि एपीएल परिवारों को 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति लीटर किया गया है, जिससे प्रदेश के लगभग 70 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने रामपुर सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इस फैसले के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डिपो होल्डर्स की कमीशन बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। हमारी सरकार ने एक ऐसा कार्यक्रम चलाया हिम की योजना के तहत कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी देश प्रदेश के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सके, तो उसको 5-5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना चलाकर जो है सुविधा प्रदान किया। एक परिवार के 4 और सदस्य, यानी एक परिवार में कुल 5 सदस्यों का स्वास्थ्य बीमा 5-5 लाख रुपए का कवर करना ऐतिहासिक कदम है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी एक बेसहारों के सहारा बनकर जो है ऐसे मुख्यमंत्री उभर कर आए। क्योंकि अभी हमारी विभाग की यहाँ बैठक संपन्न हुई, मेरे सामने तो किसी ने ऐसी बात नहीं कही कि वैसी कुछ दिक्कत आई, लेकिन आप बता रहे हैं तो जरूर संज्ञान लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन हमारा विभाग तो स्पष्ट निर्देश है कि हर महीने की 10 तारीख को कम से कम गोडाउन तक तो सामान पहुंचना चाहिए, उसके बाद गोडाउन से आगे डिपो तक सामान पहुंचना चाहिए। ये हमारा स्पष्ट निर्देश है और इसमें अगर कोई कोताही होगी तो विभागीय अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। कमीशन बढ़ाने पर भी विभाग विचार कर रहा है। अभी जल्दी हम डिपो होल्डर्स की मीटिंग भी, जो उनकी बॉडी है प्रदेश कार्यकारिणी की, उनके पदाधिकारियों के साथ जल्दी मीटिंग करने वाले हैं और जितना जहां संभव होगा, जहां आवश्यक होगा, वहां कमीशन भी बढ़ाया जाएगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में पहले से ही कमीशन, अच्छा कमीशन दिया जा रहा है, लेकिन जहां कमी होगी उस पर पुनर्विचार किया जाएगा और उनकी बात पर गौर की जाए। देखिए, ऐसा है, श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इन 3.5 सालों के अंदर जो है वो 2.5 रुपये जो है MIS में खरीद करने के लिए बढ़ाए। ये पहली बार हुआ है इतिहास से। 2007 से 12 तक कांग्रेस की सरकार रही तो केवल 50 पैसे बढ़े और हमारी सरकार जो है
अभी तक उसमें 2.5 रुपये की बढ़ोतरी की है अभी तक, और एक सबसे बड़ी बढ़ोतरी आज तक ये किसान बागवानों के हित को देखते हुए ही की। हमारी सरकार बागवानों के प्रति संवेदनशील है, उनके जो दिक्कतें हैं उनके प्रति चिंतित भी है, और हमेशा जो है, क्योंकि बागवानों का हमारे प्रदेश की आर्थिकी के ऊपर बहुत बड़ा योगदान है और ये उनकी सेफ्टी करना सरकार का फर्ज है और सरकार उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।